पूर्ण होने पर विराट हास्य कवि सम्मेलन विशेष प्रस्तुति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 2008। सूचना क्रांति के इस दौर में चैनल की बाढ़, और इस बाढ़ में हम सर्वप्रथम आपके समक्ष ले आए श्री सुरेंद्र जी शर्मा दिल्ली से, पंडित विश्वेश्वर जी शर्मा उदयपुर और मुंबई से, ममता जी शर्मा सहारनपुर से, श्री ओम व्यास ओम उज्जैन से, श्री जगदीश जी सोलंकी साहब कोटा से, अतुल ज्वाला इंदौर से, श्री नगेंद्र जी ठाकुर राजगढ़ से, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार गिरीश जी विद्रोही नाथद्वारा से। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इन सभी हमारे पूज्य कविगणों का तालियों की करतल ध्वनि से स्वागत करें और इस काव्य संध्या और काव्य निशा का आपके रहने की एक उपस्थिति दर्ज करवाने की एक बार और तालियों के साथ, आप जोरदार तालियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद। सूचना क्रांति के इस दौर में चैनल्स की बाढ़ आई हुई है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर किसी भी चैनल के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होना अत्यंत ही हर्ष का विषय है। चैनल 24 ने पिछले 2 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतिहास में विकास के नए आयाम तय किए हैं। यह आयोजन खुशी की इस वेला का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए चैनल 24 की टीम को ढेर सारी बधाइयाँ। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में सम्मिलित हो रहे सभी कवि साहित्यिक क्षितिज के दीप्तिमान सितारे हैं जो आज स्काई मीडिया को रोशन कर रहे हैं। स्काई मीडिया की ओर से इन तमाम सरस्वती के पुत्रों व तमाम सुधी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पत्रिका समूह हमेशा से ही स्तरीय साहित्यिक का पक्ष धर रहा है और इसके सभी संस्करण व चैनल की शाखाएं प्रतिनिधि व सशक्त रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित प्रसारित कर आम जनता को अच्छे रचनाकारों से रूबरू करवाने का सेतु बनते रहे हैं। यह आयोजन भी इसी एक कड़ी है। अब मैं पत्रिका परिवार के श्री अरुण कुमार शाह साहब शाखा प्रबंधक एवं श्री गिरिराज जी शर्मा संपादकीय प्रभारी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और साथ ही कविगणों से भी निवेदन करता हूं वे भी इस मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करें।
धन्यवाद पत्रिका राजस्थान पत्रिका के शाखा प्रभारी एवं संपादकीय प्रभारी एवं हमारे आमंत्रित कविगण। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इंदु जी को, वे हमारे सभी अतिथि कवियों का तिलक लगाकर स्वागत करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं पैसिफिक एकेडमी के श्री आशीष जी अग्रवाल साहब को, कृपया वे मंच पर पधारें। आशीष जी अग्रवाल साहब सुरेंद्र जी शर्मा साहब का माल्यार्पण कर, शाल ओढ़ाकर और उन्हें एक स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कृष इंटरनेशनल के डायरेक्टर, वे स्वागत करेंगे श्री ओम व्यास जी ओम का। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं नाकोड़ा टेलीकॉम के निदेशक श्री संपत जी बोरा साहब को, वे पंडित विश्वेश्वर जी शर्मा साहब का सम्मान करेंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जेड किंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एमएल खेतान साहब को, श्री नगेंद्र जी ठाकुर साहब का माल्यार्पण कर और शाल और प्रशस्ति पत्र देकर वे उनका सम्मान करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम के निदेशक विशाल जी गुप्ता साहब को, वे श्री जगदीश जी सोलंकी साहब का सम्मान करेंगे।
इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सनराइज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री हरीश जी राजानी साहब का, वे श्री गिरीश जी विद्रोही का माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं श्री एकलिंग कंसल्टेंसी के सर्विसेज के प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री तिलोक जी शर्मा साहब, माल्या शाल ओढ़ाकर एवं स्मृति दिन चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे श्री अतुल जी ज्वाला को। अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं इंदु जी को, वे ममता शर्मा जी का माला शॉल और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगी ममता जी शर्मा। एक बार फिर स्काई मीडिया की ओर से आप सभी पधारे हुए अतिथियों का एवं हमारे बाहर से पधारे हुए कविगणों का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आपसे से निवेदन है एक बार फिर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस कवि सम्मेलन का आगाज करें। अब मैं गिरीश जी विद्रोही साहब को ये मंच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं श्री गिरीश जी विद्रोही पधारें और इस काव्य निशा काव्य संध्या कवि सम्मेलन का शुभारंभ कराएं। मेवाड़ की गौरवशाली धरती उदयपुर के श्रोताओं को नमन करता हूं। मंचासीन देश के प्रख्यात मेरे अग्रज कवि अनुज कवियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह कवि सम्मेलन राजस्थान पत्रिका के चॉइस चैनल की उपलब्धियों का एक प्रयास श्रद्धेय अरुण जी शाह और उनकी टीम के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूं। बहुत कम समय में इस आयोजन की उपलब्धि आपके बीच में प्रस्तुत है। मंचासीन सभी कवियों से आप परिचित हैं। मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को विराम देते हुए इस कवि सम्मेलन का आगाज करने जा रहा हूं और देश के प्रख्यात कवि श्री सुरेंद्र जी शर्मा, पंडित विश्वेश्वर जी जो आपके शहर के प्रतिनिधि कवि हैं, मंचासीन भाई जगदीश सोलंकी को आपने कई बार सुना है, ममता जी शर्मा देश की बहुत अच्छी कवित्री हैं, भाई ओम व्यास और साथ ही दो नौजवान कवि हमारे बीच में हैं, नगेंद्र ठाकुर और अतुल। इन सबको क्रमशः आप सुने। यह काव्य निशा कपूरचंद जी कुलिश के परिवार को प्रणाम करते हुए और उनकी साधना के जो वटवृक्ष उन्होंने पत्रिका का प्रांत में लगाया, एक पौधा 24वां चैनल जिसके इंदु जी और उनकी टीम भाई सुधाकर जी, मोहित जी और सभी पत्रिका के मित्रों के इस प्रयास का सफल आयोजन आपके बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप जोरदार तालियां बजाकर मंच के कवियों का स्वागत करें और अभिनंदन करें।
बहुत कम समय में मुझे इस कवि सम्मेलन की टीम जुटाने का सौभाग्य मिला। 2-3 दिन में जो प्रयास किया जा सकता था वो प्रयास किया, और अब इस बीच मैं इस कवि सम्मेलन का संचालन कई बार इस मंच से संचालन किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ये एक ऐसे शब्दवीर श्री कुलिश जी के परिवार की आत्मा का कवि सम्मेलन है, जिन्होंने एक शब्द की यात्रा संपूर्ण प्रांत को बांधी और वर्तमान में कवि सम्मेलन के गिरते स्तर को एक मिल सके, एक पत्रकारिता और कविता के माध्यम से कवि, कविता और कवि सम्मेलन के गिरते हुए मूल्यों को एक नया आयाम मिल सके, ये इस कवि सम्मेलन की उपलब्धि को मिले। इसलिए मैं मेरे अग्रज कवि, देश के सुप्रसिद्ध हास्य कवि, शायद उदयपुर में ही नहीं बल्कि इस प्रांत में, मेरे अंदाज से यह पहला अवसर होगा कि श्री सुरेंद्र जी शर्मा को मैं आमंत्रित करूं कि इस कवि सम्मेलन का संचालन करें। इससे बढ़िया इस मंच के लिए और कोई गरिमा और गौरव नहीं हो सकती। मैं आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय सुरेंद्र जी पधारें। आप देश के वो कवि हैं कि आपने गंभीर चेहरे के साथ आपने मुस्कुराहट बांटी है, आपने वेदना को रखी है, लेकिन आपने कवि सम्मेलन और हास्य को हास्यास्पद नहीं बने, इसकी भूमिका में देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त की है, उदयपुर की धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और श्रोताओं से उम्मीद करता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर सुरेंद्र जी शर्मा का अभिनंदन करें, स्वागत करें। शर्मा जी आए, इस कवि सम्मेलन को रोशनी दें और मंच के एक एक कवि को प्रफुल्लित करें, उनको खिलने का, हंसने का, ऊंचाइयों का बढ़ने का अवसर प्रदान करें। मैं आपको और उन्हें प्रणाम करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आदरणीय शर्मा जी। ये एक छोटा सा भार जो मेरे कंधों पर डाला है, मैं इसे संभाल सकता हूं, इसलिए हाँ भर रहा हूं। उदयपुर की रसिक जनता और राजस्थान पत्रिका के द्वारा संचालित ये चैनल 24, आप सबको होली की और दिवाली की शुभकामनाएं। क्योंकि मैं इस बीच में आने वाला नहीं हूँ, इसलिए पहले ही दे देता हूँ तुम्हें। ग्रीस विद्रोही को उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे बुलाया। इतने अल्प समय तक कोई भी संचालक इस देश में नहीं टिका होगा जितना ये ग्रीस विद्रोही रहा। सबसे कम समय तक इसने शासन किया, उसके लिए भी आप सम्मान कर सकते हैं उस आदमी का। आदरणीय विश्वेश्वर शर्मा जी, जो हमारे मध्य में सबसे ज़्यादा उम्र के सबसे वृद्ध कवि यहाँ पर बैठे हैं, वही हैं। वो शायद आज आखिरी बार आपके बीच हैं, क्यों जितनी उनकी उम्र हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अगली बार के कार्यक्रम में वो आ पाएंगे। तो उन्हें आज आप भरपूरी सुन लें, और उससे अगले साल मेरी भी यही स्थिति होने वाली है। युवा साथी तो कभी भी सुना सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। एक एक कवि का माल्यार्पण किया गया, शाल उड़ाई गई। ये बाद में कार्यक्रम होना चाहिए। हाँ। कि जो कवि जम जाए उसे शाल पहना दो, जो नहीं जमे उसे उड़ा दो लिटा करके सीधे से। तो कवि अपनी पूरी चेतना से आपको कविता सुनाता रहेगा। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। कार्यक्रम हमने समय से शुरू किया, उसके लिए भी आपके, ये हमारी संस्कृति कहती है कि जो समय दिया जाए उस समय वो काम नहीं करना चाहिए, और उसको आज तक हमने कायम रखा है। जो लेट आते हैं, मुझे लगता है वो दूरदर्शी भी हैं।
वो जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले में वही बचे थे जो लेट गए थे, जो टाइम पर पहुंच गए थे, सब काम आ गए थे। इसलिए वहां पर उन मरने वालों के लिस्ट में एक भी भारतीय का नाम नहीं था। आप कितनी फोटो खींचेगा? एक ने 30 साल पहले खींची थी, उसी का रोना रोने तो आया हूं आज यहां पर से। अच्छा, इन जितने भी फोटोग्राफर हैं, इन्होंने जितनी वरमाला की फोटो बिगाड़ी आज तक किसी ने नहीं बिगाड़ी। 90% ब्याह में वरमाला की फोटो ऐसे मिलेगी आपको, लड़का लड़की की तरफ देखता ही नहीं, दोनों फोटोग्राफर की तरफ देखते हैं। इसने तो, एक ने तो इस चक्कर में सासू के ही डाल दी, पता ही नहीं लगा अगले को। वो लड़की तो कुछ नहीं बोली, ससुर बड़ा खुश हुआ कि आज तो सस्ते में ही सलट गई मेरी तो। हम सब एक दौर का ये कार्यक्रम करेंगे आपके बीच में, और जिस मन से कवि सम्मेलन कैसा चला ये महत्वपूर्ण नहीं है, कवि सम्मेलन कब तक चला ये भी महत्वपूर्ण नहीं, कवि सम्मेलन कैसा चला ये महत्वपूर्ण है। बेवजह की 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है 40 साल की सार्थक विवेकानंद की जिंदगी को जी लिया जाए। हम लोग क्वांटिटी ऑफ लाइफ में विश्वास करते रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म होती चली गई। हम लोग कल कैसे बेहतर हो उसमें लगे रहे और हमने अपना आज बेहतर नष्ट कर दिया। हमने बच्चों के भविष्य के लिए अपना वर्तमान चौपट कर दिया। जिंदगी में आज जो जी लेता है उसका कल भी अपना होता है और उसका अतीत भी अपना होता है। चैनल न्यूज़ देता है, और इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तक अखबार या चैनल विचारधारा से जुड़े रहेंगे कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। जिस दिन विचार से जुड़ जाएंगे उस दिन ऊपर बढ़ते हुए चले जाएंगे। किसी भी चैनल पर आरोप नहीं होना चाहिए कि इस पार्टी का या उस पार्टी का है। उसका मालिक किसी भी पार्टी का हो सकता है, उसके संपादक किसी भी पार्टी के होते हैं, लेकिन उसकी खबरें सिर्फ सच्ची होनी चाहिए और विचार से जुड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के किसी भी विश्वास। क्यों पूरे देश में 500 लोग 100 न्यूज़ चैनल पर हावी हैं, 200 राजनीति वाले, 200 फिल्म वाले और 100 बाबाओं में आ गए, सब आ गए, या हम जैसे लोग आ गए। लेकिन इस देश के 60 करोड़ किसानों पर कोई चैनल बनना चाहिए जो कि बता सके भैया अगर अपने आंगन में एक पेड़ का फल का पेड़ लगा लोगे तो भी जिंदगी बेहतर हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ किसानों के लिए होना चाहिए कोई चैनल, मजदूरों के होना चाहिए, आम जनता के लिए भी कोई चैनल निकले। मैं उम्मीद करूंगा चैनल 24 किसानों के बारे में और मजदूरों के बारे में नियमित रूप से एक कार्यक्रम प्रसारित करे कि कौन सी फसल, कौन सा बीज, कौन सा बेहतर जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मेरा मानना है कि जड़ें अगर मजबूत नहीं हुई तो कोई भी पेड़ मजबूत नहीं हो सकता है। इस देश की किसान, इस देश की जड़ें हैं, अगर वो मजबूत होंगे तो उद्योगपति भी मजबूत होगा। अगर वो कमज़ोर हो जाएंगे तो सब कमज़ोर होते हुए चले जाएंगे। मैं कवियों से प्रार्थना थोड़ा आगे सरक करके आ जाएं, क्योंकि ऐसी कोई खास बात नहीं है। नेताओं की सभा होती है जो इतनी दूर बैठते हैं कि किसी भी हाथ का चप्पल या जूता उन तक नहीं पहुंच सके। तो आप लोग थोड़ा जनता से नज़दीक हो जाएं। जनता से कटकर रहने की ज़रूरत नहीं है, जनता से जुड़ करके रहने की ज़रूरत है। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और सबसे पहले मैं सहारनपुर से पधारी ममता शर्मा से प्रार्थना करूँगा कि माँ की वंदना
आपके सामने प्रस्तुत करें। आप उनका स्वागत करें। नए तेवर, नए अंदाज में उनकी माँ की वंदना है, आप उनका स्वागत करें। मंच पर आसीन सभी काव्य मनीषियों को प्रणाम करती हूँ। राजस्थान पत्रिका के समस्त परिवारजन, आप सभी सुधी श्रोताओं को नववर्ष होली की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है माँ शारदे की वंदना पढ़ने के लिए, माँ के चरणों में पंक्तियाँ देती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए मंच का और आप सबका ध्यान चाहूँगी, सुनेगा। माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। है जहाँ बितम वहाँ प्रकाश हो, शारदे माँ वंदना सुनो। पंक्तियां देखेगा कि वीणा पाणी जिंदगी में गीत का सितार दे, वीणा पाणी जिंदगी में गीत का सितार दे। शारदे माँ तू हमारे पंथ को सवार दे, मानसों में हंस वाहिनी नया निखार दे। खो गया है सत्य हंस सत्य के उतार दे, खो गया है सत्य हंस सत्य के उतार दे। चेतना में चित्त का विलास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। और बहुत मेहनी लोग बैठे हैं, पंक्ति कहती हूँ कि बस्तियां जली मगर न दीप वो जला सके, बस्तियां जली मगर न दीप वो जला सके। गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके, गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। नेताओं ने नीति और धर्म तो गला दिए, जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं गला सके, जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं गला सके। आदमी न कुर्सियों का दास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। अम्बे यदि डरे मनुष्य तो, देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, पंक्तियां कहती हूँ, ईश्वर पूरी करे कि अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे। घट भरे तो पाप का नहीं वो पुण्य का भरे। देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, अश्रु आँख से झरे तो मातृ हर्ष के झरे, अश्रु आँख से झरे तो मातृ हर्ष के झरे। एक भी न मुख यहाँ उदास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। अर्थ के लिए अनर्थ देश में जो कर रहे, जो सुहागिनों की मांग खून से है भर रहे। बालकों के मुख की चांदनी से छीन कर हंसी, भेड़ियों की खाल ओढ़ कर यहाँ विचर रहे। ऐश देश द्रोहियों का नाश हो, क्या बात है, वाह वाह। शारदे माँ वंदना सुनो, शारदे माँ वंदना सुनो। माँ की वंदना के बाद लीजिए, मैं अब मंच पर उपस्थित सबसे बुजुर्ग, बड़ी उम्र का कवि प्रिय अतुल ज्वाला को बुला रहा हूं। सबसे बड़ी उम्र का है, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूं, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली है, संपत्ति वो होती है जो आपके पास बची हुई होती है। सबसे बड़ी उम्र की जो संपत्ति जिसके पास बची हुई है, अतुल ज्वाला को मैं बुला रहा हूं। भरपूर तालियों से उसका स्वागत करें।
सर्वप्रथम माता वाग वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गिरीश जी विद्रोही राजस्थान पत्रिका 24 चैनल के माध्यम से आप सभी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। माइक की आवाज़ मेरे हिसाब से थोड़ी बढ़ा देना, अपनी कम है। बिल्कुल हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, कोई टेंशन वाली बात करूँगा नहीं, क्योंकि इस लायक अपना चेचिस है नहीं। है करने की बात नहीं है, जब बिना टेंशन पाले अपना चेचिस ऐसा है, फिर टेंशन पालेंगे तो कहाँ जाएंगे। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हुआ अपनी विधा पर, अपनी औकात पे आने का प्रयास करता हूँ। हाँ भैया। कि पूज्य माता मीणा पाणी जो है जग की कल्याणी, माता वाग वागीशा को प्रणाम करता हूँ मैं। और आयोजकों ने सजाया मंच ये विशाल, यहाँ कविता ये उनके ही नाम करता हूँ मैं। तो रात भर जागते हैं, कविता ही चाहते हैं, ऐसे सारे श्रोताओं को राम राम करता हूँ मैं। और मंच पर बैठे सभी बड़े बड़े शनिचर, सारे शनिचरों को प्रणाम करता हूँ। तो देखो भाई साहब, क्या अपना मामला बिल्कुल अलग है। अपन बिल्कुल मजे मजे कवि हैं, मजे मजे में कविता लिखी है, मजे मजे में आपको सुनूंगा, मजे मजे में आपको मजा आएगा। और मजा नहीं आया तो मुंह पर थूक देना पड़ोसी के। वो अपना मामला ऐसा है कि अपन 2-2.5 घंटे की बड़ी जानदार, शानदार, ईमानदार, धुआंधार, मारधार से भरपूर फिल्म है जो 70 mm के पर्दे के बाहर चलती है। आपको 10-15 मिनट का ट्रेलर बताऊंगा, और ट्रेलर पसंद आ गया पूरी पिक्चर पेल दूंगा। और इस लोक कला मंडल के मंच पर खड़ा होकर अतुल ज्वाला एक बात की गारंटी लेता है कि अगर आज की रात उदयपुर वालों को मजा नहीं आया तो अतुल ज्वाला मूंछ कटा देगा नगेंद्र जी ठाकुर की। और सीधे सीधे अपनी औकात पे आने का प्रयास करता हूँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप भी टाइम बिगाड़ के बैठे हो तो कोई टेंशन पालने के लिए नहीं बैठे हो। इस देश की हालत ये हो गई, किसी के पास टाइम नहीं है। आप किसी से पूछो तो यही कहता क्या करे भाई साहब, टाइम ही नहीं, झेल खाने की फुर्सत नहीं है। इस देश की हालत ये हो गई, टाटा बिरला से लेके भिखारी तक किसी के पास टाइम नहीं है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, जब इस देश में किसी के पास टाइम नहीं और देश की जनसंख्या 110 करोड़ हो गई है। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूं जब देश में किसी के पास टाइम नहीं और देश की जनसंख्या 110 करोड़ हो गई और मान लो टाइम होता तो टाइम होता तो इस धरती पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती। क्या पजामा क्या काम का जब नाली नहीं है, क्या पजामा क्या काम का जब नाली नहीं है, देश में कितने ही नेताओं की लाली नहीं है। ये क्या स्थिति है, अपन को बिल्कुल स्थिति हो गई कभी भाई साहब। अभी हम बाहर उतरे गाड़ी से, जैसे उतरे थे एक लड़का आया उधर से तेज साइकिल लेके आके फट से गिरा। मैं दौड़ के उसको उठाने के लिए गया, वो कहता रहने दे, ये तो अपना उतरने की स्टाइल है। मैंने बाहर तेरा उदयपुर की स्टाइल। और अच्छा विश्वास मानना, मैं इस मंच से कोई राजनीति की बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो क्या इस देश की राजनीति इस लायक नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है इतनी खराब भी नहीं है। राजनीति क्या बात करना, राजनीति में आपने देखा होगा ये पार्षद वगैरह आपके यहाँ भी होंगे, इन बेचारों की हालत ये सुबह उठ के घरवाली का मुंह नहीं देखते हैं, इनको सुबह उठ कर नालियाँ देखना पड़ती है। इन पर जबरदस्ती की टिप्पणी काहे के लिए करना। हम मेरे को तो अच्छी तरह ध्यान है, हमारे पड़ोस वाले भाई साहब का 5 साल का लड़का पूछता है पापा पापा राजनीति किसको कहते हैं, और वो बेचारा बाप जवाब क्या दे। उसने कहा ये देख तेरी माँ ये सरकार, मैं पैसे कमा के लाता हूँ इसलिए मैं हूँ अर्थव्यवस्था। लड़का झट से बोला पापा मैं तो तू देश की जनता, तो साल भर का छोटा भाई है तो कि ये लोकतंत्र पूरा, और क्या अपने घर में नौकरानी काम करती ये कौन है, तो कि ये कर्मचारी। पूरा घर रात की 2 बजे सोया हुआ, उस लड़के को भूख लगी, उसने देखा कि उसका साल भर का भाई गंदगी करके पड़ा जोर जोर से रो रहा है, माँ घोड़े बेचकर सो रही है, और रात की 2 बजे बाप नौकरानी के कमरे में घुसा हुआ है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, वापस आके सो गया। सुबह नाश्ता की टेबल पे 8 बजे अपने पिताजी से कहता पापा पापा मैं राजनीति सीख गया। बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ, 12 घंटे में कैसे राजनीति सीख गया, क्या कैसे सीख गया। लड़के का जवाब अच्छा लगे तो समर्थन करना। लड़का बोलता है पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भूख प्यास से दुखी है, कि पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भूख प्यास से दुखी है, लोकतंत्र गंदगी में पड़ा हुआ है, सरकार घोड़े बेचकर सो रही है और अर्थव्यवस्था कर्मचारियों का शोषण कर रही है। बस यही इस देश की राजनीति है। ये स्थितियां हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं समर्थन करना,
कि जब संसद अयोध्या दिल्ली मुंबई में बम फूटे, मुट्ठी भर दरिंदों के हाथों देश लूटे, तब आवश्यकता है देश से आतंकवाद मिटाने की। और अगली पंक्ति पे एक एक श्रोता का आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद देने का मतलब है ताली वाली बजा देना, मंच पे आकर मेरे माथे पे हाथ नहीं फेरना, एक जीते रहो। कि जब संसद अयोध्या दिल्ली मुंबई में बम फूटे, मुट्ठी भर दरिंदों के हाथों देश लूटे, तब आवश्यकता है देश से आतंकवाद मिटाने की। अरे इसीलिए जरूरत है अफजल को फांसी पर लटकाने की, इसीलिए जरूरत है। मैं जोर से बोलता हूं तो आप ये गलतफहमी मत पालना कि मैं कोई वीर रस का कवि हूं, क्योंकि इस लायक अपना चेचिस नहीं है। ये हमारे नगेन जी ठाकुर बेटे हैं, वीर रस के बहुत बढ़िया कवि हैं। इस देश में वीर रस के कवियों की हालत बड़ी खराब है। माइक पे आते और सीधे चिल्लाते हैं, मुशर्रफ तेरे पाकिस्तान में आग लगा देंगे। मैंने कहा तेरी बीड़ी बुझ गई, वो तो जला ले यार पहले। अपन ये टेंशन नहीं पालते, तख्त तो बदल देंगे, ताज बदल देंगे। मैंने कहा 15 दिन हो गए तेरे को चड्डी बनियान बदले, वही बदल ले यार, जबरदस्ती। और मैं तो गंभीरता के साथ एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक टिप्पणी करता हूँ। टिप्पणी तक पहुंचे तो समर्थन करना। अपने को टेंशन इस बात का नहीं है पाकिस्तान अपना कुछ बिगाड़ लेगा, अपने को टेंशन इस बात का है कि अपन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ये स्थिति है। अच्छा विश्वास मानना, मैं कोई श्रृंगार रस का भी कवि नहीं हूँ, क्योंकि इस लायक भी अपना चेचिस नहीं है यार। आदरणीय बेटी है ममता जी, बहुत अच्छी श्रृंगार रस की गीतकार है, लेकिन अपन क्या ये टेंशन पालते नहीं है, क्योंकि ये सब क्या सही पूछो जूते खाने के काम है नहीं। ये अभी थ्योरी पढ़ाएगी, कल उस पर प्रैक्टिकल करके देखना, अपनी गारंटी 90% को जूते ही पढ़ाएंगे। अच्छा श्रृंगार रस का कवि मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक तो क्या है, अपनी हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है। एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फैट नहीं, और तो और ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, माताएं बहने बेटी है वास्तविकता की, कि अब बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है। अरे खुद भले ही सुरपन खाओ, पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। क्या खुद भले ही सुरपन खाओ, पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा। इसलिए अपन ये टेंशन पालते ही नहीं है। अच्छा हमारे मंच के कवि कहते हैं कि ये छोटा सा है और दुबला पतला 15 किलो का कवि है। अपन ये टेंशन पालते नहीं है, छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता। आप सब तो अच्छी तरह समझते हो, बुद्धिजीवी श्रोता हो। छोटा बड़ा होने से क्या होता है, आदमी में लखन ढंग के होना चाहिए, है नहीं। मोटरसाइकिल कितनी बड़ी हो, उसको चलाने के लिए पेट्रोल जरा सी नली से ही आता है। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो, लेकिन इसको चलाने के लिए पेट्रोल अभी इस जरा सी नली से ही आ रहा है। मैं श्रृंगार रस का कवि की बात कर, अपन इसलिए नहीं है श्रृंगार रस के कवि क्योंकि आज तक कोई लड़की मिली नहीं तो हंसी नहीं, फंसी नहीं प्यार ही नहीं हुआ। और जब प्यार ही नहीं हुआ तो काय का श्रृंगार और काय का भंगारिया। जबरदस्ती टेंशन पालना। मेरे साथ मेरी पत्नी बोली, आप सब पे कविता सुनाते हो, मेरे पे कुछ सुना। मैंने कहा देख देवी ये काम अपने से नहीं होगा। उसने ज्यादा जीत पकड़ी, मैंने उसको 2 पंक्तियां सुनाई, कविता का आनंद लेना। मैंने कहा तू मेरी करीना कपूर, क्या तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन। तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन। तू है मेरी दांत खाज खुली और मैं तेरा जालिम लोशन। ये अपने श्रृंगार रस का स्टैंडर्ड है। पिछले मैंने 2 पंक्तियां और कही उससे। मैंने कहा तू है मेरी ऐश्वर्या, तू है मेरी ऐश्वर्या, जरा विचार के देख, और मैं भी सलमान से कम नहीं, बुसट उतार के देख। ये अपने श्रृंगार रस का स्टैंडर्ड। पिछले दिनों मैं बंबई गया कवि सम्मेलन में, मैंने पेपर में एक खबर पढ़ी, आपने पढ़ी होगी, कि सैफ अली खान और करीना कपूर की कुंडली मिल गई। अपना दिमाग खराब, मैं करीना कपूर के घर गया, वहाँ 4-5 नौजवान और खड़े हुए थे। करीना कपूर मेरे से बोली कि 4-5 नौजवान देख रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल देख रहा हूँ।
तो कि ये सब शादी का प्रस्ताव लेके आए, क्या तुम भी शादी का प्रस्ताव लेके आए हो? मैंने कहा कि देख भाई, अपन कोई शादी आदि का प्रस्ताव लेके नहीं आए, मैं खाली तेरे से इतना कहने आया हूँ, तेरी कुंडली अगर सैफ अली खान से मिल गई है तो शादी कर ही लेना, अपने भरोसे बिल्कुल मत रहना, क्योंकि अपन टेंशन पालते ही नहीं है और वफादार हो नहीं सकता। अरे गधे से अच्छा कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता, कि गधे से अच्छा कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता। तो गिरीश जी बोले कि ये गधा चुनाव लड़ नहीं सकता, हमने कहा फिर ये देश आगे बढ़ नहीं सकता। और व्यंग की दो पंक्तियों पर समर्थन करना मुझे एहसास कराना कि गिरीश जी बोले कि ये गधा चुनाव लड़ नहीं सकता, हमने कहा फिर ये देश आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब गधे का चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। अरे दो में से एक गधा चुनना हमारी मजबूरी है, दो में से। लेकिन क्या ये बड़ी बड़ी बातें अपन नहीं करते हैं? अपन तो क्या घर परिवार की बात करते हैं। अपन क्या ज़्यादा तेज वाली बात करो तो अपने हाथ पैर काबू में नहीं रहते हैं, इसलिए अपन ये टेंशन वाली बात करते ही नहीं है। जबरदस्ती टेंशन की बात करो ना, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो कहाँ जाओ। इसलिए आपने देखा अपने यहाँ सब काम प्रकृति से होता है। आपने देखा अपने यहाँ 14 जनवरी आती है, सब पतंग उड़ाते हैं, छोरा इस छत से छोरी उस छत से। और जिनके पेश लग गए उनके लिए ठीक 1 महीने बाद 14 फरवरी आ जाता है, वैलेंटाइन डे, कुंवारों की आखा तीज, सब एक दूसरे को गुलाब देते हैं। हमारे इंदौर में भाई साहब उस दिन गुलाब 70 रुपए का हो गया। मेरे मोहल्ले के लड़के के पास 70 रुपए नहीं थे तो 5 रुपए में एक प्लास्टिक का ही गुलाब ले आया। स्वभाव से शर्मिला था, कोई लड़की नहीं मिली तो हिंडला को ही टिका दिया। वो हिंडला सुन के बोला क्यों रे ये तो नकली है। लड़का बोला मजबूरी में दिया है, रख ले, तू भी कौन सा असली है। ये स्थिति है अपने यहाँ तो है। और आपने देखा अभी हमारे गिरीश जी ने पूछा क्या तू इतना ही अक्लमंद हो गया तो एक बात बता कि औरतें मांग क्यों भरती है, माताएं बहनें बैठी है। मैंने कहा भाई साहब कोई अच्छा प्रश्न पूछो तो नहीं बताना पड़ेगा। इन्होंने पूछा औरतें मांग क्यों भरती है। मैंने कहा भाई साहब इससे पता चलता है कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। तो हमारे पंडित जी ओम व्यास ओम बोले फिर आदमी क्यों नहीं भरते हैं। मैंने कहा इससे पता चलता है कि ये गोचर भूमि है, जिसकी जो मर्जी हो करो और जितना चरना हो चरो। तो हमारे नगेन ठाकुर फिर बीच में बोल पड़ा तू इतना ही अक्लमंद हो गया यार। मैंने कहा क्यों। तो तू इतना ही अक्लमंद हो गया तो एक बात बता कि जब शादी होती है दुल्हन के साथ 3-4 लड़कियां क्यों आती है। मैंने कहा यार भाई साहब आप वीर रस के इतने बड़े कवि हो, आप में इतनी अकल नहीं है तो क्यों। मैं और जवाब अच्छा लगे तो समर्थन करना। मैंने कहा आप वीर रस के इतने बड़ी हो, आपको बड़े कवि हो, आपको इतना ही मालूम नहीं तो क्यों। मैंने कहा जब भी किसी प्लाट की रजिस्ट्री होती है तो आसपास के 4-5 खाली प्लाट नक्शे में बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता है यार। ये स्थितियां हैं और अपन तो स्थितियों की बात करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समर्थन करना गंभीरता के साथ कि दीपक अलग है, शम्मा अलग है, पर उजाला एक है। कि दीपक अलग है, शम्मा अलग है, पर उजाला एक है। अरे कौम के बंटवारे हमने किए पर बनाने वाला एक है। क्या कौम के बंटवारे हमने किए पर बनाने वाला एक है। और खून से कब बुझती है आग किसी के पेट की। अरे पेट की आग बुझाने वाला तो निवाला एक है। ये स्थितियां हैं। लेकिन अपन तो क्या हास्य व्यंग्य के कवि भाई साहब, ज्यादा टेंशन पालते नहीं है। अपन तो क्या अपने यहाँ तो स्थिति देखो, आप किसी से कोई प्रश्न पूछो तो अपने पैसे के हिसाब से जवाब देता है। कविता की पंक्तियां सुनना। मैंने यहाँ उदयपुर में एक डॉक्टर साहब से पूछ लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। अब डॉक्टर साहब का अपने पैसे के हिसाब से जवाब सुनना। मैंने पूछा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। डॉक्टर साहब बोले पत्नी आयुर्वेदिक दवाई है जो धीरे धीरे असर करती है, लंबे समय चलती है और इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। कि इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। लेकिन प्रेमिका एलोपैथिक दवाई है जो सीधे रिएक्ट करती है, असर तुरंत करती है पर साइड इफेक्ट करती है। वाह भाई वाह वाह। ये स्थिति है अपने यहाँ तो। अच्छा माताएं बहनें बेटी, अपने देश में माताओं बहनों का मामला बड़ा अजीब है। आप देखो हमारे गिरीश जी, बहुत गुप्त बात बताता हूँ। हमारे गिरीश जी भाई साहब की नई शादी हुई तो पहली बार भाभी जी को लेने के लिए गए ससुराल। तो सासू जी ने कह दिया जमाई साहब छोरी को हफ्ते भर बाद भेजेंगे। ये वापस आ गए, फिर हफ्ते भर बाद गए, फिर सासू जी ने कह दिया जमाई साहब छोरी को हफ्ते भर बाद भेजेंगे। ये अड़ गए, आखिर अड़ते कैसे नहीं, राजस्थान का पानी नहीं लेके ही जाऊँगा। तो इनकी सासू जी ने इनकी साली से कहा कि जा बेटा जमाई जी से कह देना
कि बहन को हफ्ते भर बाद भेजेंगे, और नहीं माने कह देना कि हमारी माँ को देवी आती है, देवी आती है, सब बात मनवा के छोड़ती है। इनकी साली ने कहा को जिया जी हमारी माँ को देवी आती है। इन्होंने कहा कान दे देवी अभी कौन सी देवी, सब देख लेंगे। विश्वास मानना भाई साहब 15 मिनट के बाद इनकी सासू जी आ गई, सब बाल खोल के चंडी का रूप धारण करके, और वो कहने लग गई कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी। इन्होंने 15 मिनट तक ड्रामा देखा। उसके बाद इनकी बुद्धि जागृत हुई। जागृत बुद्धि ने जो जवाब दिया, लगे कि राजस्थान और मेवाड़ का पानी ऐसा जवाब दे सकता है, तो गिरीश जी भाई साहब के सम्मान में पूरा सदन जोरदार ताली बजाना। इनकी सासू जी कह रही थी कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी। इन्होंने कहा कि हट, बेरू आ गया लेके जाएगा, बेरू आ गया लेके जाएगा, बेरू। वाह वाह। ये स्थितियां हैं। मेरे को मालूम है अपन वो पजामे वाली बात पे थे, वो पजामे वाली कविता अधूरी है, लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा था कि वो पत्नी और प्रेमिका वाली बात, वो पत्नी और प्रेमिका वाली बात मैंने पुलिस वाले से पूछ ली। अरे पुलिस वालों का मामला बड़ा अजीब है भाई साहब। इधर है क्या? प्रणाम करता हूँ। ये भाई साहब बेटा शायद इनसे ही पूछा था मैंने अभी। ये तो यहाँ की पुलिस है। हमारे यहाँ की पुलिस का एक वाक्य सुनाता हूँ आपको। हमारे इंदौर में खजराना का मेला लगा, तो एक लड़की आई वजन तुलवाने के लिए। उसने नेवी में फार्म भरा, तो उसको एग्जैक्ट वजन की जरूरत। उसने 1 का सिक्का डाला, वजन आया मशीन में से 50 किलो। उसने बैग नीचे रखा, फिर सिक्का डाला, वजन आया 48 किलो। फिर उसने जैकेट उतार के रख दी, सिक्का डाला, वजन आया 47 किलो। उसने रुपट्टा नीचे रख दिया, फिर सिक्का डाला, वजन आया 46 किलो। अब उसके पास सिक्के खत्म हो गए। वो उतरने लगी तो एक हेड साहब दौड़े दौड़े आए कि भाई तू काम चालू रख, सिक्के बहुत है अपने पास। ये स्थितियां हैं। मैंने अभी इनसे पूछा हेड साहब से, मैं हेड साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? अब इनका जवाब सुनना। इनने कहा ये बड़ा ही खतरनाक केस है। पत्नी वर्दी है और प्रेमिका सिविल ड्रेस है। कि पत्नी वर्दी है, प्रेमिका सिविल ड्रेस है। वर्दी में रोब जलता है, सिविल ड्रेस में हाथ जोड़ना पड़ता है। अरे पत्नी मासिक पगार है जिसमें रिश्वत पर बैन होता है। वो प्रेमिका रिश्वत है, इसे वही लेता है जो ट्रेंड होता है। कि इसे वही लेता है जो ट्रेंड होता है, और सावधानी से नहीं ले तो आदमी सस्पेंड होता है। लेकिन अतुल ज्वाला कहता है 2 पंक्तियां जिसके लिए इतनी सारी बकवास की कि लेकिन अतुल ज्वाला कहता है कि पत्नी पत्नी होती है, पत्नी घर की लक्ष्मी, घर की शोभा होती है। अरे पत्नी रूठ जाए तो जीवन के रंग और रंगीनियां रूठ जाती है। वो प्रेमिका के चक्कर में अच्छी भली गृहस्थी टूट जाती है। तो पजामा क्या काम का जब नाली ही नहीं है। मैं मालूम है ये बात, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस धरती पर खड़ा होकर, पूरे विश्वास के साथ समर्थन करना कि मुंड कटे और डुंड लड़े इतिहास हमें बताता है। और अगली पंक्ति पर शायद किसी का हाथ खामोश नहीं रहे कि मुंड कटे और डुंड लड़े इतिहास हमें बताता है। अरे खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। क्या खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। यहाँ राणा साहब देशभक्त चेतक की स्वामी भक्ति है। घास की रोटी खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है। हे राष्ट्र सुरक्षित, हे राष्ट्र सुरक्षित, जो भालों की नोकों से कहते हैं, और इस मिट्टी के कंकड़ में राणा प्रताप दिखाई देते हैं। ये थे भाई अतुल ज्वाला। और शांत रहो, आंदोलन समाप्त करो। बहुत कुछ कह गए, अपनी बात कहाँ से शुरू हुए और कहाँ ख़त्म हुए। हाथ से शुरू हुए और राजस्थान की माटी की वंदना करके भाई अतुल ज्वाला बैठे हैं। माटी महत्वपूर्ण नहीं होती, मुल्क कोई भी महान नहीं होता, उसके रहने वाले उसे महान बनाते हैं। एक व्यक्ति की महानता उस देश को, पीढ़ियों को, एक युग को सार्थक बना देती है।
एक कृष्ण ने पूरे द्वापर युग को सार्थक बना दिया, एक राम ने पूरे सतयुग को द्वापर सार्थक बना दिया। एक व्यक्ति भी किसी पीढ़ी में, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी राज्य में अगर महान होता है तो कई सदियां तक उसकी महानता के गुणगान करके अपने आप को सार्थक महसूस कर लेती हैं। इस माटी ने वो रतन दिए हैं कि हजारों साल तक वो याद किए जाएंगे और ये माटी उनकी याद से महकती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लीजिए, बार बार उन्होंने नागेंद्र ठाकुर के बारे में टिप्पणी की, ओज का रचनाकार। मैं प्रिय नागेंद्र ठाकुर को आमंत्रण दे रहा हूं कि वो आएं और अपनी रचना पढ़ें। आप उनका स्वागत करें। प्रिय नागेंद्र ठाकुर। पावन राष्ट्र की मिट्टी को नमन करता हूं। समृद्धशाली मंच का आदेश चाहते हुए काव्य पाठ प्रारंभ करना चाह रहा हूं। मां शारदा के श्री चरणों में 4 पंक्तियां अर्पित करते हुए इस मिट्टी को नमन करना चाहता हूं। मित्रों, निवेदन कर देना चाहता हूं, अतुल ज्वाला ने बहुत गुदगुदाया आपको। मैं आपके अंतर्मन तक पहुंचने का पूरा प्रयास करूंगा। वादा करता हूं इस माइक पर खड़ा होने के बाद जितनी ऊर्जा आप मुझ तक पहुंचाएंगे मैं उसे दोगुनी और चौगुनी कर आप तक वापस पहुंचाने का प्रयास करूंगा। समृद्धशाली मंच के समक्ष बहुत छोटा कवि हूं मैं। बहुत छोटे से स्थान राजगढ़ धार से आपके बीच में आता हूं। मोहन खेड़ा तीर्थ में अपनी पहचान कह सकता हूं। और कहना यह भी चाहता हूं साहब कि यदि 24 चैनल और राजस्थान पत्रिका का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं शायद आपके दर्शन नहीं कर पाता। सौभाग्य है मेरा। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। मंच का ध्यान चाहता हूं कि श्वेत वस्त्र धारिणी मां शारदे भवानी मैया, अपने लाड़ले को तू ऐसा वरदान दे, कलम में निज लहू भर रचूं रचनाएं, चिन्हगारी नहीं मुझे शोलों का दान दे। हर शब्द निकले अग्नि बाण के जैसा मां, तेरा बेटान पर जान कुर्बान दे, और कट जाए सिर पर झुकने न पाए कभी, मन के विचारों को ऐसी उड़ान दे, मन के विचारों को ऐसा तूफान दे। मित्रों, राजस्थान के नक्शे को जब हम देखते हैं, राजस्थान के बारे में कुछ भी विवरण प्राप्त करना कोई व्यक्ति चाहता है तो सबसे पहली पहचान के रूप में वाक्य होते हैं कि यह वीरों की भूमि है। और ये तालियां निश्चित रूप से यह बता रही हैं कि मैं वीरों के बीच में कविता पाठ कर रहा हूं। साथ ही साथ राजस्थान की यह पहचान बताई जाती है साहब कि यह वीरों की भूमि है और यहां का आतिथ्य सत्कार प्रसिद्ध है। तब पढ़ता हूं साहब, जिस पुण्य भूमि पे कई महापुरुष हुए, जिस पुण्य भूमि को झीलों की नगरी कहा जाता, ऐसे उदयपुर को मेरा प्रणाम है। धन्य है धरा यहाँ की आपसे सपूत, जहाँ हर एक दिल में रहीम और राम है। अतिथि को ईश्वर समानते हैं आप सभी, अतिथि को ईश्वर समानते हैं आप सभी, संस्कारों की नगरी में साहित्य का धाम है, और मां शारदा के इस लाडले का सभी शारदा पुत्रों को शत शत प्रणाम है, सभी शारदा पुत्रों को शत शत प्रणाम है, सभी शारदा पुत्रों को शत शत प्रणाम है। लिखते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है साहब। एक ऐसी परीक्षा में खड़ा हूं मैं जो ये प्रोफेसर्स लोग ले रहे हैं। मैं लिखते समय जिस बात को ध्यान रखता हूं आपके
श्री चरणों में रखता हूं कि कलम ने कलमकार से कहा, तूने शाही में भिगो करके मेरा मुंह काला कर दिया है, इससे कहीं तो कुछ ऐसा मत लिख बैठना कि तेरा मुंह काला हो जाए। इस बात को ध्यान रख के लिखना पड़ता है साहब। इस महफिल से एक शब्द उठाता हूं, हम आम हिंदुस्तानियों की यह आदत है, जहां कहीं हमारे मन का काम नहीं होता है हम कोशिश शुरू कर देते हैं। एक शब्द से छंद उठाता हूं, मंच को समर्पित करता हूं, साथ ही साथ चुनौती देता हूं साहब, चुनौती देता हूं कि यदि अंतिम पंक्ति पर आप अपनी ताली रोक सके तो रोक लेना। कौसना शब्द से छंद उठाता हूं, जो आम आदमी की आदत है कि कौसना बंद करो, आवाजें बुलंद करो, हर नागरिक बलवीर होना चाहिए। अरे कौसना अब बंद करो, आवाजें बुलंद करो, हर नागरिक बलवीर होना चाहिए। जनता का दर्द जाने, सेवा को ही धर्म माने, राजनीतिज्ञों को कर्मवीर होना चाहिए। जनता का दर्द जाने, सेवा को ही धर्म माने, राजनीतिज्ञों को कर्मवीर होना चाहिए। और सच्चाई बयान कर पाए हम निडरता से, अरे सच्चाई बयान कर पाए हम निडरता से, दिल अपना ऐसा कबीर होना चाहिए। ये बात इतना आसान नहीं है साहब, एक बार फिर कहता हूं, सच्चाई बयान कर पाए हम निडरता से, दिल अपना ऐसा कबीर होना चाहिए। जैसे भी बनाओ यारो, जैसी भी दिखाओ यारो, दिल में भारत माता की तस्वीर होना चाहिए, मन में भारत माता की तस्वीर होना चाहिए, दिल में भारत माता की तस्वीर होना चाहिए। लेकिन साहब एक सच्चाई फिर स्वीकारना, खाली पेट नहीं होती देशभक्ति वाली बातें। भाई साहब अरे यार बोलो मत यार, तुम लोग सुनना साहब, बिल्कुल मत बोलिए। फिर से जुड़ने का प्रयास करता हूं। खाली पेट नहीं होती देशभक्ति वाली बातें, बातें करना है तो रोटी की बात कीजिए। खाली पेट नहीं होती देशभक्ति वाली बातें, बातें करना है तो रोटी की बात कीजिए। मलमल पर चलने वालों, रेशम पर फिसलने वालों, गरीबों से छिनती लंगोटी की बात कीजिए। और जोहरी हैं आप जो परखना ही चाहते तो खुलकर आज कसौटी की बात कीजिए। चंद्रगुप्तों की तलवारें म्यान से निकालना तो चाणक्यों की खुलती चोटी की बात कीजिए। चाणक्यों की खुलती चोटी की बात कीजिए, चाणक्यों की खुलती चोटी की बात कीजिए। इस मिट्टी को नमन करना चाहता हूं साहब। दो पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, चार पंक्तियां समर्पित करता हूं कि ना खून हुआ है अभी पानी, ना खून हुआ है अभी पानी, है इन आंखों में नमी नहीं। अरे प्रताप सा पौरुष जगाओ तो यहां भामाशाहों की कमी नहीं। प्रताप सा पौरुष जगाओ तो यहां भामाशाहों की कमी नहीं। जहां शीश काट हाड़ी रानी ने कर्तव्य पथ का मान किया, जहां हाड़ी रानी ने शीश काट कर्तव्य पथ का मान किया, और पन्ना सियल बैली धाय ने चंदन दीप दान दिया। पन्ना सियल बैली धाय ने चंदन दीप दान दिया। स्वाभिमानी अध्याय लिखा है प्रताप ने नई परिपाटी में, और झुका दिया मुगलों का मस्तक खींच के हल्दी घाटी में। झुका दिया मुगलों का मस्तक, झुका दिया मुगलों का मस्तक खींच के हल्दी घाटी में। झुका दिया मुगलों का मस्तक खींच के हल्दी घाटी में। यहां के रेतीले कण तो आज भी द्वंद करते हैं, यहां के रेतीले कण तो आज भी द्वंद करते हैं। और अरावली के ये शिखर केवल हुंकार पसंद करते हैं। अरावली के ये शिखर केवल हुंकार पसंद करते हैं। सिंहासन पर जब जब खतरा मंडराया, प्रजा जान पर खेल गई। अरे ये धरती वो धरती है जो परमाणु विस्फोट तक झेल गई। ये धरती वो धरती है जो परमाणु विस्फोट तक झेल गई। अरे कोई चिंता नहीं है हमको अपने हिंदुस्तान की, क्योंकि वीरों से वीरान न होगी यह धरती राजस्थान की। वीरों से वीरान न होगी यह धरती राजस्थान की। बलिदानी मिट्टी का आओ सब हम मिलकर के सम्मान करें, और दोनों हाथ उठाकर ऊपर जय जय राजस्थान करें। दोनों हाथ उठाकर ऊपर, मेरे साथ जयकारा लगाएंगे साहब, मेरे साथ जयकारा लगाएंगे।
जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान। आपकी इस ताकत पर कुछ कहना चाहता हूं साहब, आपकी इस ताकत पर फिर आगे बढ़ना चाहता हूं, एक सलाह देना चाहता हूं और एक सलाह के माध्यम से फिर रचना तक ले जाता हूं साहब। बिराजिए सर, एक छंद से आपको सलाह देना चाहता हूं, स्वीकारिएगा कि जाति धर्म संप्रदाय, सुनना साहब, पत्रकार बंधुओं का मंच है, मीडिया पूरी तरह से लगा हुआ है, तब पढ़ता हूं। जाति धर्म संप्रदाय पंथ अपनाओ किंतु, जाति धर्म संप्रदाय पंथ अपनाओ किंतु हिंदुस्तानी है ये ललक छुपने न देना। जाति धर्म संप्रदाय पंथ अपनाओ किंतु हिंदुस्तानी है ये ललक छुपने न देना। मातृभूमि के प्रति कर्तव्य अपने ऊंचे रख, इसकी तरफ कोई आंख उठने न देना। अपनी उन्नति के लिए चाहे जो कदम उठाओ, राष्ट्र की प्रगति कभी रुकने न देना। और धर्म की ध्वजाओं को कितना भी सम्मान दो, पर तिरंगे को यार मेरे झुकने न देना। तिरंगे को यार मेरे झुकने न देना। तिरंगे को यार मेरे झुकने न देना। नगेन ठाकुर को याद रख सकें साहब तो दो पंक्तियां स्वीकारना कि तुम पूजो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को, तुम पूजो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को, मैं बलिदानी मिट्टी से तिलक लगाया करता हूं। और तुम भरो रंग सुंदर बालाओं की तस्वीरों में, मैं गद्दारों के चेहरों के रंग उड़ाया करता हूं। मैं गद्दारों के चेहरों के रंग उड़ाया करता हूं। तब कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं साहब, एक चित्र दिखाता हूं, काव्यात्मक चित्र देता हूं आपके समक्ष। पर्दे के उस पार गुलामी, इस तरफ आजादी है। पर्दे के उस पार गुलामी, इस तरफ आजादी है। बलिदानों के मंदिर में हमने खुद ही आग लगा दी है। टूटी झोपड़ियां बनवाने की हमने कसमें खाई थी और झोपड़ी से महलों तक उजियारे की शपथ उठाई थी। गुलामी की जंजीरें टूटी फिर भी आजादी हमसे रूठी। भाई साहब, गुलामी की जंजीरें टूटी फिर भी आजादी हमसे रूठी। नेहरू जिन्ना की जिदबाजी, अड़ गए पंडित मुल्ला काजी। लुटी गई डोलियां, खेली गई खून की होलियां। बापू का सहम कर रह जाना मौन, जनता को जवाब देता कौन। बंटवारे की आग इस देश पर बरस गई और भारत माता सच्ची आजादी देखने को तरस गई। भारत माता सच्ची आजादी देखने को तरस गई। चंद स्वार्थियों ने देश को खोखला कर डाला। जिनके गले रेत देना थे उन्होंने भी पहनी माला। कालिक पुत गई आदर्शों पर, सिद्धांतों का नाम नहीं। नया खून ठंडा हो चला है, हाथों को है काम नहीं। गम नहीं होता हमें अगर जो वक्त यहीं ठहर जाता। गम नहीं होता हमें अगर जो वक्त यहीं ठहर जाता। तो मेहनत का हाथों में खूनी खंजर नजर नहीं आता। तो मेहनत का हाथों में खूनी खंजर नजर नहीं आता। यहां गरीब भूखा सोकर, अरे यहां गरीब भूखा सोकर खूनी आंधी से डरता है। 60 साल गुजर गए, यहां पर रोज एक गांधी मरता है। 60 साल गुजर गए, यहां पर रोज एक गांधी मरता है। हमने बहुत महान काम किया है साहब। गुंडों वाली फौज खड़ी की, गुंडों वाली फौज खड़ी की नेताओं के भेष में, और दारू मुर्गा आम कर दिया उस गांधी के देश में। दारू मुर्गा आम कर दिया इस गांधी के देश में। और साहब, मीडिया की ताकत पढ़ना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि मुट्ठियां भिज गई इस देश के नौजवानों की, तो फिर कोई पार्टी सामना करने को तैयार नहीं हो पाएगी। कोई दल सामने खड़ा होने को तैयार नहीं हो पाएगा। मीडिया की ताकत 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं कि हमको तूफानों के मुंह में लगाम लगाना आता है। हमें अगस्त की भांति सारा सागर पी जाना आता है। अभिमन्यु से आगे बढ़कर चक्रव्यूह तोड़ना आता है और पृथ्वीराज से शब्द भेदी बाण छोड़ना आता है। पृथ्वीराज से शब्द भेदी बाण छोड़ना आता है। इतनी बड़ी बात ऐसा ही नहीं कर लेते हैं साहब, क्योंकि राष्ट्र प्रेम से, पूरे मंच को समर्पित करता हूं ये 4 पंक्तियां, क्योंकि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं हम जानते हैं। अशोक चक्र से बड़ा कोई भी यंत्र नहीं हम मानते हैं। इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर, इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर कोई चंदन नहीं हो सकता है, और वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं हो सकता है। मेरे साथ बोलेंगे साहब, भारत माता की। इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर,
इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर कोई चंदन नहीं हो सकता है, और वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं हो सकता है। वो वंदे मातरम जो कभी बच्चे बच्चे की किलकारी था, वो वंदे मातरम जिसका यह देश सच्चे मन से आभारी था, उस वंदे मातरम को हम कोई सम्मान न दे सके, अरे देश के संविधान में उसे स्थान न दे सके। तब दो पंक्तियां पढ़ता हूं। मां धर्म है, मातृ शक्ति के श्री चरणों में रखता हूं साहब ये दो पंक्तियां। मां धर्म है, मां धर्म है, मां ज्ञान है, मां ही वेद पुराण है, और मां का आंचल थाम कर ही चलना सीखा इंसान है। मां का आंचल थाम कर ही चलना सीखा इंसान है। वंदन करना जानते हो तो, वंदन करना जानते हो तो चंदन तिलक लगा लेना। हम भगत सिंह अशफाक के वंशज दुनिया को दिखला देना। सागर की उत्ताल तरंगों पर नर्तन करना होगा। इस देश की खातिर आगे बढ़कर प्राण अर्पण करना होगा। युद्धों का उन्माद होगा, दुनिया को नया समर देंगे, और अब की अमरीकी होशियारी को भी नाल ठोक के रख देंगे। जय हिंद, जय भारत।